स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ और अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान के करौली में बाबू पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और जिस वक्त इन पुजारी को मुखाग्नि दी जा रही थी उस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और पवन नारा दोनों ने सरपंच और जो वहां के पंच पटेल हैं यानी जो पंच हैं वहां के उनसे बात की और उनका साफ कहना था कि मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा है और इंसाफ मिला नहीं है। अभी इंसाफ के लिए जंग जारी रहेगी। सुनिए। लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद अब पीड़ित परिवार में पुजारी का दाह संस्कार हुआ है, लेकिन अभी भी न्याय मांग रहा है परिवार। पंच पटेल तमाम बैठे हुए हैं यहाँ पर, तमाम आसपास के लोग बैठे हुए हैं, सरपंच यहाँ पर मौजूद। सरपंच साहब, क्या मांगे मान ली गई? बड़ी मुश्किल से भारी दिल से आप लोगों ने दाह संस्कार अब कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी जो आप डिमांड कर रहे थे वो पूरी होगी? हाँ, पूरी होगी। आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हुआ है? आपके इसने मुहिम आप लोगों ने चलाई, सरकार ने आपके माना? सरकार ने तो देखो सही बात हो, जो चाहे तो नहीं माने, लेकिन अब करे क्या? हमारे समाज का मामला है तो समाज को हमारी सब लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, अन्न नहीं खाया, चूल्हा नहीं बढ़ रहा है। उस परिवार को 5 दिन हुआ रोटी खाया साहब। पीछे चिता जल रही है। हाँ, लोगों ने कितना प्रयास किया, परिवार कह रहा है न्याय नहीं है। आपके सामने हॉस्पिटल पहुंच रहा है परिवार, बहू बेटी लेडीज भी 5-5 दिन अन्न खाया होगा उनको। आपको लग रहा है ये न्याय है? ये न्याय नहीं है साहब। न्याय के लिए लड़ाई और नहीं, लड़ाई तो खैर अब तो हमारे समाज, हमारी लड़ाई को लड़ेंगे हम। लड़ाई को समाज की लड़ाई, समाज की लड़ाई को लड़ेंगे साहब। समाज की लड़ाई तो लड़ेंगे भी। अब तो ये सरकार की गवर्नमेंट की लड़ाई या मांग ही जात ही कछु भी ही ये तो यहाँ तक होगी। अगाड़ी लड़ाई हमारी बंद थोड़ी है, अगाड़ी समाज की लड़ाई ये तो चलेगी सब। अभी हमारा पूरा गाँव इकट्ठा होगा कल और जेब में वार्तालाप होगा, सब इकट्ठी होगी पूरी। अब वो क्या निर्णय लेते हैं, वार्तालाप चल रही है। गवर्नमेंट की बड़ी बात तो बता दी उनको, अब तो हम अपनी बात है। हालातों से समझौता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हालातों से समझौता किया गया है क्योंकि 2 दिन से लाश रखी हुई थी, धर्म संगत रखना उचित भी नहीं था, तो गांव वालों ने समझौता करके और उसका दाह संस्कार किया है। अब न्याय करेंगे ग्राम स्तर पर, ग्रामीण अपने स्तर पर इसका निर्णय करेंगे। ग्रामीण निर्णय जो होता है, यहाँ के पंच पटेल जो फैसला करेंगे वो अपने स्तर पर ही फैसला करेंगे। अब न्याय नहीं समझौता है, नहीं समझौता हुआ है, हालातों से समझौता करिए। हम जो भी समझौता है उससे संतुष्ट नहीं है, राजस्थान की सरकार से संतुष्ट नहीं है। हमारी मजबूरी थी कि 3 दिन की लाश पड़ी हुई थी, 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। राजस्थान की सरकार ने टस से मस नहीं हुई, लेकिन मजबूरी थी कि हमने मांग की थी राजस्थान सरकार से कि 50 लाख रुपए इनको आर्थिक सहायता दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और इस परिवार में जो भी है उनके लिए सुरक्षा की जाए। इसमें जो गड़बड़ी की है तहसीलदार थानेदार उनको मतलब सस्पेंड किया जाए, वो बिल्कुल मानी नहीं। और ये न्याय नहीं समझौता है। ये कितना बड़ा अन्याय आप देखिए दबंगों का कितना बड़ा अन्याय। एक व्यक्ति जीवन में अंतिम समय एक बार जलता है, लेकिन हमारी हिसाब कितने इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक व्यक्ति 2 बार जल रहा है। कभी पेट्रोल डाल के जलाया जाता है, आज अंतिम संस्कार के समय जलाया जाता है और कांग्रेस सरकार मां सो रही है। मुख्यमंत्री SMS हॉस्पिटल तक कितनी प्रतिनिधि को भेजना उपयुक्त नहीं समझते हैं, अपने MLA को, अपने मंत्री को, अपने किसी IAS ऑफिसर्स को। और यहाँ ना तो बहुत दूर, यहाँ तो उन्होंने खेत प्रकट किसी सोशल मीडिया पे, किसी व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से नहीं किया, जबकि पूरे देश में प्रदेश में सारे चिंतक, लेखक, विचारक सहित राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रतिनिधिगण इस बात पर रोज जाहिर कर चुके हैं कि इतना क्रूर, इतना जघन्य हत्याकांड, एक व्यक्ति, ऐसा परिवार जो गांव के लोगों से आटा मांग के अपना आजीविका चलाता हो, और 6 बेटियों का बाप, एक बच्चे का ये बाप। जो आसपास के अभी जो लोग आखिरी वक्त बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ सरपंच हैं, कुछ पंच पटेल हैं जो कि फैसले में शामिल थे, लेकिन इनका कहना है कि न्याय मिला नहीं है। असली न्याय अब होगा क्योंकि हमारा समाज तय करेगा वो। ये तो मजबूरी थी और ये मजबूरी के साथ हमारा समझौता था, क्योंकि इस समझौते में ही कहीं ना कहीं भलाई थी। यही वजह थी कि दाह संस्कार हुआ, लेकिन असली न्याय अब हम करेंगे। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी करौली। किस भावना के साथ आप अंतिम विदाई दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ और एक आपके लिए अपराध की बात है? बहुत घिनौना अपराध हुआ है जो एक ऐतिहासिक है।
ऐसा अपराध मैंने मेरे जीवन में कहीं नहीं देखा, एक गांव के पुजारी को जिंदा जलाना। लेकिन राजस्थान सरकार एक घिनौनी राजनीति कर रही है, जातिवादी की राजनीति कर रही है। ये बेचारा एक वैष्णव जाति का था, इसकी मतदान नहीं है इतने राजस्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ राजस्थान सरकार ने न्याय नहीं किया है। ये सब बहुत खत्म हो सकता है। आप देखिए किस तरह से परिवार बिलख रहा है, किस प्रकार से इस गरीब के साथ अन्याय हुआ है, तो हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सरकार को जितना किया उससे बहुत गुना ज्यादा करना चाहिए था। जो सोचा था वैसा हुआ नहीं है। ये कब तक रखते लाश को, कब तक क्या नाम घर वाले भूखे प्यासे मरते और 2-4-5 की लाश बैठ जाती। इससे अच्छा तो ये है कि क्या नाम है, ये निर्णय ले लिया गांव वालों ने, मिच के पंचों ने। तो ये घटना जब हमने सुनी तो हम भी यहाँ आए, जितना हो सकता है लोगों सब मिलके क्या नाम न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं राजस्थान सरकार से। उनको इस मामले को बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की उनको कोशिश करनी चाहिए थी, पर उन्होंने 2 दिन 3 दिन इसमें निकाल दिए। पूरा परिवार व्याकुल है, परेशान है, सबकी हालत गंभीर है। आप सुन रहे हैं, आम आदमी की मजबूरी है, क्या करें। सरकार न सुने, तंत्र न सुने, बाबू न सुने, तो फिर मरता क्या ना करता, जो कुछ था स्वीकार कर दिया। करौली के बाबू पुजारी को लेकिन अंतिम संस्कार के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। इसके लिए पुजारी के परिवार को, पंचायत को, आसपास के गांव के लोगों को धरना देना पड़ा। कई दौर की बातचीत के बाद गहलोत सरकार ने 10 लाख रुपए की कीमत तय की है इस पुजारी की जान की। बाबू पुजारी को जिंदा जलाने से लेकर पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार तक की इस कहानी में परिवार ने बेहद दुख और तकलीफें झेली, लेकिन इंसाफ अभी होना बाकी है। आप देखिए सुबह से शाम तक पुजारी के परिवार के साथ क्या क्या बीता। पिछले 40 घंटे से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे बाबू पुजारी के पार्थिव शरीर को आखिरकार मुखाग्नि मिल ही गई। गुरुवार की रात मौत के बाद आज शाम 5:30 बजे बाबू पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैकड़ों गांव वालों और पुलिस की मौजूदगी में एक लंबी जद्दोजहद के बाद बाबू पुजारी को अंतिम संस्कार नसीब हुआ। घर के आंगन में रखे बाबू पुजारी के शव को अंतिम संस्कार के इंतजार में 40 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। परिवार की मांग थी कि जब तक इंसाफ नहीं होगा पार्थिव शरीर को अग्नि नहीं दी जाएगी। इंसाफ के इंतजार में परिवार के लोगों ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन निढाल शरीर अब भी इंसाफ के इंतजार में सरकार की तरफ देख रहा है, क्योंकि सरकार ने जो दिया परिवार के मुताबिक वो अधूरा इंसाफ है। आज सुबह से ही बाबू पुजारी को इंसाफ दिलाने के लिए गांव और आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। तय किया गया कि जब तक सरकार की तरफ से परिवार की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक गांव में धरना जारी रहेगा। इसे राजस्थान का पालघर कह सकते हैं। पंडित बाबू यहाँ रहते थे। उनकी माली स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये झोपड़ी है जहां उनका पार्थिव शरीर अभी भी रखा गया है। भिक्षाटन से उनका जीवन चलता था। 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटी की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटा भी बताया जा रहा है अपाहिज है। परिवार में 2 बेटियां अभी बिना ब्याही हैं। ये माताजी आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी है। अभी 2 बेटियों का विवाह नहीं हुआ है, 4 बेटियों का विवाह हो चुका है। यहाँ पर दुख है, दर्द है। अभी तक उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। सवाल ये है कि एक पंडित परिवार पर इस तरह से अत्याचार होता है। पंडित को जली हालत में जयपुर तक पहुंचाया जाता है और जब उनका देहांत हो जाता है, पंडित बाबू का देहांत होने के बाद पुलिस सिर्फ 1 गिरफ्तारी कर पाती है। यहाँ इन रोते हुए चेहरों के सामने माइक लगाना शायद संवेदनशीलता नहीं होगी, लेकिन यहाँ रोती हुई आवाजों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पंडित बाबू शर्मा का जीवन बदल गया। और अब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गुजर बसर हो तो कैसे हो, क्योंकि पंडित बाबू जी का जो बेटा है वो अपाहिज है, 2 बेटियां कवारी हैं और बूढ़ी माँ है। घर की स्थिति झोपड़ी के अलावा वहां देखेंगे तो कुछ एक जानवर है, उसके लिए अलग से छप्पर लगाया गया है। और अब सारे परिवार को उम्मीद न्याय से है।
धरने की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग भी धरने में शामिल हो गए। सरकार से परिवार की मांग को पूरा करवाने के लिए नेताओं का आना भी शुरू हो गया। देखते ही देखते सुबह 10 बजे तक बाबू पुजारी के घर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ की जिद थी कि अगर सरकार ने परिवार की बात नहीं सुनी तब शव को लेकर राजधानी जयपुर में धरना दिया जाएगा, लेकिन तब तक सरकार की तरफ से कोई अफसर नहीं पहुंचा। पर बड़ा रोष इस बात को लेकर है कि गांव में एक पुजारी की हत्या हो गई, कलंक लग गया। बाबा, कभी सुना था इस तरह से पुजारी को जिंदा जला दिया जाए? कौन सुना? नहीं सुना। कौन सुना? तो अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? इनको मुआवजा मिले और बाकी का एबन को गिरफ्तार करो। और ये हमारी सुनाई नहीं करी, पहले फैसला करके भेज दिया, सुनाई नहीं करी तो उनको गिरफ्तार करो। सुनाई क्यों नहीं हुई? क्यों, क्या वजह रही? न तो पटवारी ने सुनी, न कोई थाना ने सुनी, न कोई ने सुनी। कोई हमारे जब कहीं शुरू हुए हमने तो फैसला करके दे दिया। अच्छा, तो ये गांव वाले हैं कह रहे पंचायत में हमने फैसला करके तय कर लिया था कि जमीन पंडित जी के परिवार को दी जाए, लेकिन पटवारी ने नहीं सुनी, थानेदार नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चढ़ते सूरज के साथ परिवार के लोगों की सेहत खराब होना शुरू हो गई। पिछले 2-3 दिनों से घर वालों ने कुछ नहीं खाया। भूख और दुख की वजह से बाबू पुजारी की पत्नी निढाल हो गए, लेकिन इसके बावजूद परिवार अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए धरने पर बैठा रहा। दोपहर होते होते कमजोरी की वजह से सेहत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन इसी बीच बाबू पुजारी की बेटी भूख और गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। गांव वालों की बड़ी मिन्नतों के बाद 2 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ स्थिति बुरी है। ये अम्मा है, ये काफी देर से बेहोश है। एक महिला है वो बेहोश पड़ी है और यहाँ स्थिति बिगड़ती जा रही है। स्थिति इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि इन महिलाओं ने भोजन नहीं किया है, चूल्हा नहीं जला है। ले अस्पताल ले जाया गया था और अब कुछ और लोग आए, प्लीज इन्हें अस्पताल ले जाइए। तो इन्हें अस्पताल यहाँ ले जाया जा रहा है। स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इनको, इसका हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए। तो इन महिला को लेकर जा रहे हैं। जस की तस है। 1 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद अब ये स्थिति है कि एक महिला जो बेहोश हुई गई थी उन्हें इंट्रावेनस ड्रिप लगाया गया है यहाँ पर और यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एक महिला को यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और ये स्थिति दिखाता है कि किस शारीरिक और मानसिक हालत में यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण परंपरा में जब तक पार्थिव शरीर घर में होता है चूल्हा नहीं जलता है। इन महिलाओं ने 2 से 3 दिन से भोजन नहीं किया है। इंट्रावेनस ड्रिप उनको लगाई गई है और अब उन्हें यहाँ एम्बुलेंस में स्थानीय अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। आज इस परिवार से अस्पताल जाने वाली ये तीसरी महिला है। इससे पहले 2 महिलाओं को यहाँ से अस्पताल भेजा जा चुका है। जो पंडित जी हैं वो, उनकी पत्नी अभी भी बेसुध हालत में है, उनकी एक बेटी बेसुध हालत में है। हो सकता है कि उन्हें भी इसी तरह एम्बुलेंस में ले जाना पड़े। गांव में बढ़ती लोगों की भीड़ और परिवार की बिगड़ती हालत को देखकर सरकार ने करीब शाम 4:30 बजे बाबूलाल पुजारी को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। गहलोत सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए के साथ एक मकान देने की बात कही। सरकार की तरफ से आई मदद के इस ऐलान को सुनकर लोगों ने धरना खत्म करने की बात मान ली। यहाँ ग्रामीण परिवेश में एक परंपरा है कि जब तक अंतिम संस्कार न हो चूल्हा नहीं जलता और यहाँ स्थिति ऐसी बनी कि जहाँ सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहीं गांव में महिलाओं की स्थिति लगातार बदलती चली गई। आपको बता दें कि इस परिवार की 4 बेटियां या कहें कि 4 महिलाएं अस्पताल पहुंच चुकी हैं क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, बेसुध हो गई थी। और अब पंचायत में फैसला हो रहा है कि जो सरकार की तरफ से मदद दी गई उसे स्वीकार किया जाए या नहीं। यहाँ परिवार जरूर है, हम जरा परिवार से बात कर लेते हैं। तरीके से 10 लाख रुपए की मदद और एक घर की बात हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी की बात हुई है। अब आप क्या सहमत हैं? सर हमारी बस्ती माता संतुष्ट हो गई, हम भी संतुष्ट हैं। हम बस्ती माता के साथ ही चलते हैं सर। बस्ती माता जो चाहती है वही। तो इनका कहना है कि जो बस्ती कहेगी या कहें कि जो
सर्वजन कहेंगे उससे तय होगा कि क्या फैसला करना है। फिलहाल लोग शायद इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि सब ठीक है। कुल मिला के अगर देखें तो महिलाएं यहाँ जो पहले बड़ी संख्या में मौजूद थी वो यहाँ से निकल चुकी हैं और कोशिश ये है कि धरना खत्म होने के साथ ही गांव वालों ने बाबू पुजारी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले 2 दिनों के लंबे इंतजार के बाद बाबू पुजारी के शव को घर के आंगन से निकालकर अंतिम यात्रा के लिए लोग कंधा देने इकट्ठा होने शुरू हो गए। इंसाफ की लड़ाई में गहलोत सरकार ने बाबू पुजारी की जान की कीमत 10 लाख रुपए तय कर दी, लेकिन बाबू पुजारी के कई गुनहगार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जब तक इन सभी गुनहगारों को जल्द सजा नहीं मिल जाती, तब तक यह इंसाफ अधूरा ही रहेगा। आज एक और बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। दिग्गज नेता रामविलास पासवान आज दोपहर में पंचतत्व में विलीन हुए और पिता को चिता पर लेटे देखकर बेटे चिराग पासवान खुद को संभाल नहीं पाए और गश खाकर गिर गए। चिता सामने सजी हुई थी। पूरे राज्य के सम्मान के साथ रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी जा रही थी। चिराग पासवान पिता को बस मुखाग्नि देने ही वाले थे। मुखाग्नि देने से पहले ही चिराग पिता की चिता की परिक्रमा कर रहे थे और उसी दौरान वो बेहोश हो गए। ये दीघा घाट पटना की तस्वीर है। कल ही रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना लाया गया था दिल्ली से और आप देखिए कि पुजारी हैं वहाँ पर, तमाम लोग थे, सबके बीच में परिक्रमा कर रहे थे। जो भी विधि विधान से सारी प्रक्रिया होती है वो पूरी कर रहे थे चिराग पासवान। घर के बेटे हैं, उन्हीं को पिता को मुखाग्नि देनी थी और ये सदमा उनके लिए कितना बड़ा है ये आप समझ सकते हैं। अचानक वो बेसुध हो गए। इंसाफ के इंतजार में जहां करौली में एक पुजारी की 2 बार चिता चली, तो दिल्ली में मजहब के नाम पर जिस राहुल राजपूत का कत्ल किया गया उस परिवार को भी अभी न्याय का इंतजार है। मुआवजे का मरहम लगाने से राहुल के परिवार का दर्द कम नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि इसके लिए बेरहमी से किसी को पीट कर मार डाला जाए? इस सवाल का जवाब आज समाज भी दे, सिस्टम भी और सरकार भी, क्योंकि दिल्ली को दहला देने वाली ऐसी वारदात पहली बार नहीं हुई है। मां का कलेजा फटा जा रहा है। रोते रोते आंखों के आंसू सूख चुके हैं। दर्द हद से गुजर गया है। बहन भाई की मौत से बिलख रही है। वो कलाई जिस पर राखी के धागे वो हर साल बांधती थी वो छूट गए। जालिमों ने मुस्कान से उसका भाई छीन लिया। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, इस पिता से पूछिए जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया। क्या गुनाह था 20 साल के युवक राहुल राजपूत की? उसे किस अपराध की सजा दी गई? क्यों उसे बेरहमी से इस कदर पीट कर मार दिया गया? क्या प्यार जाति और मजहब देखकर होता है? दिल्ली के आदर्श नगर के रहने वाले राहुल राजपूत को कुछ लोगों ने घर से बाहर बुलाया, थोड़ी दूर ले गए और फिर उसे अंदरूनी तौर पर इतनी बेरहमी से पीटा कि डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि राहुल ने एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो दूसरे धर्म को मानने वाली है। लड़की से दोस्ती होने के नाम पर, प्यार करने के नाम पर जो है लड़की पक्ष की तरफ से राहुल राजपूत को मारा गया। बड़ी दरिंदगी से मारा गया, पीट कर मारा गया। राहुल राजपूत की मौत के बाद सवाल हवा में तैर रहे हैं। राहुल राजपूत की हत्या क्यों की गई? राहुल राजपूत की हत्या कैसे की गई? हत्या के दिन राहुल के साथ क्या हुआ था? दूसरे धर्म के जिन लोगों ने राहुल की हत्या की वो कौन है? राहुल का दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम प्रसंग का सच क्या है? 7 अक्टूबर शाम तकरीबन 6:45 बजे का समय, जब राहुल नाम के एक शख्स को कुछ लड़कों ने फोन करके बुलाया और उसके बाद आदर्श नगर की इस नंदा रोड पर बुलाया गया, जहां पर उसके साथ मारपीट हुई और उसके बाद उसने अपने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर वारदात से पहले की है, जब राहुल राजपूत अपने घर की गली से निकलता दिख रहा है। उसके आगे आगे उसकी दोस्त भी चल रही है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब राहुल को लड़की के घर वालों, रिश्तेदारों ने बुरी तरह से मारा पीटा। इसके बाद जब राहुल घर लौटा तो उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राहुल राजपूत के चाचा ने जो FIR दर्ज कराई है उसके मुताबिक
करीब 2 महीने पहले पता चला कि राहुल का जहांगीरपुरी में रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस बात को लेकर लड़की के परिवार वाले राहुल से नाराज थे और दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए मना करते थे। हम परिवार वाले राहुल की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। 7 अक्टूबर को मैं अपनी कॉलोनी में मौजूद था। शाम करीब 7 बजे मेरे दोस्त का फोन आया कि नंदा रोड आदर्श नगर पर तुम्हारे भतीजे को 4-5 लड़के पीट रहे हैं। मैं अपनी कॉलोनी से पैदल तेज चलता हुआ नंदा रोड पर आया तो देखा कि मेरे भतीजे राहुल को लड़की के परिवार के 5-6 लड़के लात घूंसों से मार रहे हैं। राहुल सड़क पर गिरा हुआ था। हालत बिगड़ती देख गोलू के साथ राहुल को कार में बैठाकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। वारदात 7 अक्टूबर की है, जब शाम 6:45 से लेकर शाम 7 बजे तक राहुल राजपूत को दूसरे समुदाय के लड़कों ने जमकर पीटा और उसे इस कदर पीटा कि वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदनसीबी से उसे बचाया नहीं जा सका। बेटे की मौत से राहुल राजपूत की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस मां का दर्द सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। राहुल की मां ने बताया कि उनके बेटे ने कोचिंग शुरू की थी और इसी कोचिंग के सिलसिले में ही उसे फोन आया था, लेकिन यही फोन आखिरी फोन साबित हुआ। मेरे बच्चे को ऐसा चक्कर नहीं था। कब से जानता था लड़की को? अभी 2-1 महीने से कोचिंग चालू करी है ऐसे। हाँ। ज्यादा दिन से नहीं जानता था। तो मामला क्या हुआ? कौन लोग घर पे बुलाने आए थे या फोन किया था? बुलाने नहीं आए, कॉलिंग हुई थी वैसे। फोन किया था? हाँ। जैसे अब देखो नया काम करते हैं तो कॉलिंग वगैरह, जैसे अब मैं एक बच्चे को पढ़ा रही तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को बताएगा, तो ऐसी किसी ने बात करी होगी। तो ऐसे क्योंकि ट्यूशन की वगैरह में बात करनी है तो बाहर बुलाया होगा, बाहर से फोन करके। पल्ला मतलब इस रोड को छोड़कर नंदा रोड है कोने पे, वहाँ पे अंदर ले गया, अंदर जहाँ पे किसी का कोई आना नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं है। वहाँ मेरे बच्चे को ले जाके मारा, ऐसी चोट मारी मतलब बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रही, अंदरों ऐसी चोट। और बच्चा आधे घंटे के बाद वहाँ से आने के बाद इसकी हालत बिगड़ती चली गई। मैंने राहुल की मौत से उसकी बहन मुस्कान को ऐसा सदमा लगा है कि वो बात करने की भी हालत में नहीं है। मुस्कान लगातार रो रही है। बड़ी मुश्किल से संभलने के बाद राहुल राजपूत की बहन ने इस घटना की जानकारी दी। अभी वो कुछ टाइम से इसे जानता था, क्योंकि वो यहाँ पे हम पढ़ते थे इंग्लिश कोचिंग, फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी, वहाँ से मतलब वो पढ़ती थी, वहाँ पढ़ाता था मेरा भाई, वहाँ से उसको जानता था। अभी कुछ टाइम से। कितने टाइम से? कुछ टाइम हुआ है, अभी कुछ 2 महीने से पहले। 2-3 महीने से? हाँ। 2-3 महीने से जानता था। तो मारा क्यों आपके भाई को? पता नहीं, उसने मतलब वो घर पे आई थी तो मतलब उसके भाई ये कह रहे थे कि वो मेरी बहन से बात करता है, इस वजह से। हाँ। बस इसी वजह से। तो दोस्ती थी आपके भाई की बहन उस लड़की से, तो इसलिए? नहीं, वो बस पढ़ाता था। अगर 1-2 बार मतलब बाहर चले भी जाते थे, मतलब लेट हो जाता था, वो छोड़ आता था, लड़की है इस वजह से छोड़ आता था। तो इसी वजह से उसके भाइयों ने गलत बात सोची थी, इसलिए पीटा था। अकेला भाई था आपका? हाँ जी। अब भाई नहीं है, क्या चाहते हैं? उन सबको पकड़ना चाहिए, उन सबको पकड़ना चाहिए। उस रोज क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को हुए इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी राहुल राजपूत के परिवार ने बताई। 7 तारीख को भी आई थी। मैं बाहर से 7 तारीख को आई थी यहाँ पर? आप थे? आपने देखा? मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था। मैं बाहर से जब अंदर आया ना, तो भाई नहाने जा रहा था, उससे पहले कपड़े निकाल रहा था। तो इधर से लड़की आई और बोला कि फोन आया, बात कर लो। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर चला गया। फिर यार दोस्त बुलाने आए, मैं बाहर चला गया। फिर उनसे बात करके जब मैं वापस आया ना, तब लड़की बाहर निकल गई, बैग वैग टांग के फ़ोन ले लिया हाथ में। फिर भाई से चिल्ला के कहा गली में से कि जल्दी आ जाना, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। लड़की चिल्ला कर बोली? हाँ। तो भाई ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। फिर लड़की चली गई। फिर मैं भी ज़्यादा गौर नहीं करा बात पे। फिर मैं भी चला गया था बाहर दोबारा से। भाई फिर नहाया धोया, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ गया। मैं घर पे बैठा था, फिर टीवी देख रहा था। फिर भाई का कॉल आया कि भाई ऐसे बात है, पैसे दे, थोड़े बहुत वहाँ रखे हैं। तो मैं पैसे निकाल के घर में से उसको पैसे दे के आया, 300-400 रुपये। तो फिर थोड़ी देर बाद गली के बंदे बताने आए कि भाई ऐसे बात है, तेरे ताऊ के लड़के वो तेरे भाई को कोई मार रहा है वहाँ पे, 12-15 जने मार रहे हैं वहाँ पे।
परिवार वालों की बातचीत से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतक राहुल राजपूत को सबसे पहले एक फोन आया। यह फोन लड़की के परिवार वालों की तरफ से किया गया था। इस फोन के बाद राहुल राजपूत लड़की के घर गया, लेकिन वहीं पर मौजूद लड़की के भाइयों, रिश्तेदारों और कुछ लोगों ने लड़के को एक सुनसान इलाके में ले जाकर पीट कर मार डाला। अहम बात यह भी है कि राहुल राजपूत को इस तरह से पीटा गया कि उसकी मौत अंदरूनी चोटों से हुई। संजय नाम है जी, लड़का मेरा ट्यूशन पढ़ाया करता था यहाँ। इसी रूम में ट्यूशन पढ़ाता था जी। उसको किसी ने फोन करके बुलाया, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी, मतलब साथ में उसके पढ़ती थी लड़की वो, तो उसी को मतलब वो आई होगी, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया तो उसको बुलाया बाहर के, भाई ट्यूशन पढ़ाना है। वो कहता कि यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता नहीं, एक मिनट बाहर खड़े में आके बात कर लो। वहाँ उसको बाहर बुलाया, वो लेके उसको अगली गली में, मतलब नेक्स्ट इसके आगे जो नंदा रोड है वहाँ लेके जाके उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने पिटाई करी। मतलब जो मारपीट उसके की, मतलब उसको इस तरीके से मारा कि मतलब किसी को पता भी ना चले और हम मार भी दे। मतलब ना तो उसको उन्होंने खरोच आने दी ना कुछ आने दिया, लेकिन अंदरूनी ऐसे चोट लगी कि मतलब वो हॉस्पिटल भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे को। राहुल राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हुआ कि उसकी मौत अंदरूनी चोट से हुई, यानी उसे पीटने वाले पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या करने के इरादे से आए थे। जिन लोगों ने राहुल पर हमला किया उनमें लड़की का भाई मोहम्मद राज, एक रिश्तेदार मनवार हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके 3 नाबालिग दोस्त फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। 7 अक्टूबर को देर रात 12 बजे के करीब बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से थाना आदर्श नगर में इत्तला मिली थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि एक युवक बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि राहुल नाम का युवक अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राहुल राजपूत का परिवार इंसाफ के लिए बिलख रहा है। हंसता खेलता परिवार जवान बेटे की मौत से उजड़ गया। राहुल खुद बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था और इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकालता था, लेकिन एक झटके में इस परिवार का लाडला राहुल दुनिया से रुखसत हो गया। मजहब के नाम पर उसका मर्डर कर दिया गया। घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह कि अकेले लड़के को 12 से 15 लोगों ने पीट कर मार डाला और दिल्ली के लोग सिर्फ परिवार के लोगों को ही सूचना देते रहे। किसी ने भी आगे बढ़कर राहुल राजपूत को बचाने की कोशिश नहीं की। सवाल यह है कि दिल्ली में शाम तकरीबन 6:45-7 बजे के बीच इस तरह की घटना को, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन हमेशा ही कई बार देखा जाता है कि जो लोग हैं वो बचाने की बजाय जो है सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं या फिर वहां से कन्नी काट लेते। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर जो लोग हैं या फिर जो उस वक्त घटना के समय में वहां पर मौजूद थे, वारदात के समय वहां मौजूद थे, वो शायद राहुल राजपूत को बचा सकते थे जब उसे कई सारे लोग पीट रहे थे। और मौत के बाद राहुल के घर अब सियासी जमातों का जमावड़ा लगा है। मेहनती परिवार है और इनका जो बच्चा है वो बहुत पढ़ने पढ़ाने वाला बच्चा था। खुद ट्यूशन भी पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ा के खुद आईपीएस की तैयारी कर रहा था। उस होनहार बच्चे को, मतलब परिवार के भी सब लोग हैं इस बात के सबूत, हमारे यहाँ भी जितने और साथी हैं वो भी हैं कि जी बहुत सुथरा हुआ लड़का था, अपने सपनों को लेके चल रहा था, अपने परिवार के भविष्य को लेके चल रहा था। तो जिन्होंने भी ये किया है बहुत खतरनाक अपराध है ये, और परिवार की अब एक ही इच्छा है कि जी किसी भी तरह से जो भी अब हुआ उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको छोड़ा ना जाए। सरकार की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी उसमें पूरी सख्ती रहे। तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे। पहले दिन से एमएलए साहब इस परिवार के साथ में हैं। 302 का मुकदमा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। जिस तरह से एक दलित युवक की हत्या की जाती है, पीट कर उसको अधमरा कर दिया जाता है एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, और उसके बाद उनकी अस्पताल में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत स्तब्ध कर देने वाली घटना है। हम सब लोग बहुत आहत हैं, दुखी हैं। आज ये प्रश्न सबके मन में आता है कि आखिर जो लोग अभी एक हफ्ते पहले ही दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, झूठी राजनीति कर रहे थे, और वो लोग चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपने चुप्पी साधी हुई है।
वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। धर्म के चश्मे से प्यार को देखने वालों ने राहुल की जान ले ली, लेकिन ये पहली बार नहीं है। दिल्ली इसके पहले भी ऐसी वारदातों से दहलती रही है। इसी तरह का मामला साल 2018 में भी सामने आया था। ये तस्वीरें दिल्ली अभी भूली नहीं होगी। एक फोटोग्राफर अंकित सक्सेना का भी एक दूसरे मजहब की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन ये बात दूसरे मजहब वाला परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंकित सक्सेना की पश्चिमी दिल्ली के खयाला इलाके में चाकुओं से गोदकर गला काटकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में किसी दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने पर हिंदू लड़के को पीट कर मार डाला गया हो, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के ही अंकित सक्सेना को इसी तरह से पीट कर मार डाला गया था। आपको बताएं कि इस खौफनाक और दर्दनाक घटना के बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने सबक नहीं लिया और एक बार फिर इसी तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। दीक्षा पांडे के पास चलते हैं, हमारी रिपोर्टर जिन्होंने परिवार से भी बात की, इस पूरे मामले को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, समझा है। दीक्षा, अभी तक जो परिवार बता रहा है उससे ऐसा लगता है कि एक फोन आया था पहले राहुल को और उसके बाद जैसे उसको साजिशन प्लान करके एक जगह पर बुला करके उसे पीटा गया। सौरभ जी, जो पीड़ा आज, जो व्यथा आज परिवार में है, वही पीड़ा पूरे मोहल्ले में देखने को मिल रही है। पूरा मोहल्ला है उसमें भी कष्ट है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही होनहार लड़का और बहुत ही मददगार स्वभाव का लड़का था। तो ऐसे में आज पूरे मोहल्ले में ये कष्ट, ये जो दर्द है वो देखने को मिल रहा है। आपको ये बताएं कि जो परिवार वालों से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि पहले इनकी ये लॉकडाउन के वक्त से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी, लेकिन ये बहुत ही सामान्य दोस्ती थी, क्योंकि राहुल जो है वो पढ़ने का शौक था और पढ़ाने का भी शौकीन था, जिसने इस लॉकडाउन के दौरान वक्त काटने के लिए और शौक के चलते उसने कोचिंग क्लासेस शुरू की थी और इसी दौरान उस लड़की से उसकी दोस्ती होती है। लेकिन ये दोस्ती बहुत ही सामान्य थी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं थी या ऐतराज लड़के के परिवार वालों को नहीं नजर आया। लेकिन जैसा परिवार बता रहा है कि पहले एक फ़ोन आता है, जिसके बाद राहुल चल के जाता है, लड़की उसे फॉलो कर रही होती है, स्कॉट करती है और लेकर जाती है वहाँ पर लड़के जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उसे इस कदर पीटते हैं कि बाहर कोई चोट के निशान नहीं आते हैं, लेकिन जो चोट अंदरूनी लगती है उसे लगातार पीड़ा दे रही थी। वो घर आने के बाद इतना घबराया था कि अपनी पीड़ा को भी नहीं जता पा रहा था। उसने माँ को बताया कि उसे हल्की हल्की वॉमिटिंग फील हो रही है। परिवार को लगा कि ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से डर कर लौटा है, तो शायद उसे इस तरह की तबीयत जो है खराब महसूस हो रही है। लेकिन आपको बताएं कि फादर ने जो बताया है कि जब पिता ने ये कहा राहुल से कि चलो हम तुम्हें दवा दिलाते हैं जहांगीरपुरी से, वो जहांगीरपुरी के नाम से वो थर-थर कांपने लगा। उसने कहा कि मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना। तो आप समझिए कि उसके साथ किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, कितनी बुरी तरह पीटा गया। जब लड़के को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में डॉक्टर ने ये बताया कि इसे बहुत सारी चोटें आई हैं, आप पहले इलाज के लिए क्यों नहीं आए। पिता और माँ ने ये बताया कि इसे अभी महज कुछ देर पहले ही चोट आई है। तो डॉक्टर को ये लगा कि वो बहुत वक्त से बीमार चल रहा है, उसे इस कदर चोट आई थी और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई और रात को उसकी मौत हो जाती है। दरअसल इसमें पुलिस की भी लापरवाही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। परिवार का ये कहना है कि वक्त पर FIR भी दर्ज नहीं की गई थी। तब परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका ये कहना है कि उनका भविष्य का एक होने वाला IAS जो है उन्होंने खो दिया है। उनकी बेटी की जगह कोई नहीं भर सकता। भले सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान ज़रूर कर दिया है, लेकिन राहुल की जगह ये मुआवजा बिल्कुल नहीं भर सकता। ऐसे में माँ का, पिता का सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह की जघन्य वारदात को उनके बेटे के साथ अंजाम दिया गया है, उसके लिए उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उन्हें किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जो भी आरोपी हैं, किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, भले वो उनके परिवार से जुड़े हुए हों, ऐसा माँ का कहना है। उन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ परिवार को मिले भी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दीक्षा। और एक होनहार लड़का, आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात पर मौत के घाट उतार दिया गया, उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसने दम तोड़ दिया। और राहुल की 2 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, एक ये वो तस्वीर जिसमें इस मारपीट के बाद वो अपने घर लौट रहा है, खुद चलकर आ रहा है, घर पहुंचा, घर जाकर अपने परिवार को सब कुछ बताया और उसके बाद उसको उल्टी जैसा महसूस हुआ। लेकिन जब तक परिवार उसको अस्पताल लेकर के पहुंचता, तब तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और आखिर में उसे नहीं बचाया जा सका।